हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज हम आपको राग के बारे में पढ़ाएंगे। पहले हम राग में जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स होती हैं कि राग के अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स आती हैं उसके बारे में आज आपको बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको वन बाय वन जो आपके कोर्स में 3 राग हैं उन रागों का परिचय और उन रागों के बारे में आपको बताएंगे। तो आज सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राग के अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं और उन हेडिंग्स की क्या क्या परिभाषा होती है या उनका क्या मतलब होता है। तो कोई भी राग जो होता है उसमें सबसे पहली हेडिंग आती है थाट। तो थाट रागों का जन्मदाता होता है। थाट में जो स्वर होते हैं 7 स्वर होते हैं, प्रत्येक थाट में 7 स्वर होते हैं और उन 7 स्वरों से अलग अलग राग उत्पन्न होते हैं। तो जिन स्वरों से राग बनते हैं उन स्वरों के समूह को हम थाट कहते हैं। जैसे आपके कोर्स में 3 राग हैं, उन 3 रागों के 3 थाट इस तरह से हैं। पहले राग का जो थाट है वो है भैरव, और भैरव में ये स्वर प्रयोग किए जाते हैं। रे और धा कोमल होते हैं, बाकी सब स्वर शुद्ध होते हैं। सा रे गामा पा धा नी, लेकिन इसमें रे और धा कोमल होते हैं। जिन स्वरों के नीचे रेखा आती है वो स्वर कोमल स्वर कहलाते हैं। दूसरा थाट यानी कि मालकौस, तो मालकौस का थाट है भैरवी। तो भैरवी में रेगा धानी चारों स्वर कोमल होते हैं। ऐसे ही तीसरा थाट है आपका बागेश्वरी, तीसरा राग है बागेश्वरी, और इस राग का जो थाट है वो है काफी। तो काफी में पहचान है कि काफी का गा और नी स्वर कोमल होता है। तो ये पहचान है। भैरव में रे और धा कोमल होता है, भैरवी थाट में रेगा धानी चारों स्वर कोमल होते हैं, और काफी थाट में गा और नी स्वर कोमल होते हैं। तो इन स्वरों से जो राग बनते हैं, इन स्वरों को थाट कहा जाता है और इन स्वरों से ही रागों का जन्म होता है, राग बनाए जाते हैं। दूसरी हेडिंग आती है राग में जाति। तो जाति यानी कि जैसे हम लोगों की जातियां होती हैं, कास्ट होती है, इसी तरह से रागों की भी जातियां होती हैं। तो रागों की जाति का पता कैसे चलता है? इनके आरोह और अवरोह में कितने कितने स्वर प्रयोग होते हैं उससे जाति का पता चलता है। जैसे राग में कम से कम 5 स्वर का होना आवश्यक होता है और अधिक से अधिक 7। 5 से कम स्वर नहीं होते राग में और 7 से अधिक स्वर नहीं होते हैं। तो कम से कम 5, फिर 6 या 7 स्वर। तो 5 स्वरों की जो जाति होती है उसे हम कहते हैं औढ़व। 6 स्वरों की जाति का नाम होता है षाढ़व और 7 स्वरों की जाति का नाम होता है संपूर्ण। तो ये स्वर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? आरोह और अवरोह में। राग में जो आरोह और अवरोह होता है वहां ये प्रयोग होते हैं। जैसे आरोह में अगर 5 स्वर हैं और अवरोह में भी 5 स्वर हैं तो उस थाट की जाति, उस राग की जाति का नाम होगा औढ़व। औढ़व। आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में 6 स्वर हैं तो जाति हो जाएगी औढ़व षाढ़व। आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में 7 स्वर हैं तो जाति होगी औढ़व संपूर्ण। आरोह और अवरोह दोनों में 6-6 स्वर हैं तो जाति हो जाएगी षाढ़व। आरोह में 6 स्वर हैं और अवरोह में 7 स्वर हैं तो जाति हो जाएगी षाढ़व संपूर्ण। आरोह में 6 स्वर हैं और अवरोह में 5 स्वर हैं तो जाति हो जाएगी षाढ़व औढ़व। आरोह में 7 स्वर हैं और अवरोह में 5 स्वर हैं तो जाति हो जाएगी संपूर्ण औढ़व। आरोह में 7 स्वर हैं और अवरोह में 6 स्वर हैं तो जाति हो जाएगी संपूर्ण षाढ़व। और आरोह और अवरोह दोनों में 7-7 स्वर हैं तो जाति हो जाएगी संपूर्ण संपूर्ण या केवल संपूर्ण। जहाँ जैसे आरोह और अवरोह में दोनों में समान स्वर हैं तो उनकी जाति को हम सिंपल एक नाम से भी बोल सकते हैं। जैसे 5-5 स्वर हैं आरोह अवरोह में तो उसे हम औढ़व औढ़व भी बोल सकते हैं और केवल औढ़व भी बोला जा सकता है। ऐसे ही अगर आरोह और अवरोह दोनों में 6-6 स्वर हैं तो षाढ़व षाढ़व भी कहा जा सकता है और केवल षाढ़व भी कह सकते हैं। ऐसे ही 7-7 स्वर, अगर दोनों में 7-7 स्वर हैं आरोह और अवरोह में तो उस जाति को संपूर्ण संपूर्ण भी कह सकते हैं या केवल हम एक बार संपूर्ण बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग राग में आती है स्वर। तो स्वरों में हम उन स्वरों को लिखते हैं जो उसमें अलग मतलब जो डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा यहाँ रे और धा कोमल है तो रे और धा तो स्वर आ जाएंगे रे धा कोमल, अन्य सभी स्वर शुद्ध, इस तरह से।
तो जो स्वर डिफरेंट होते हैं उन्हें लिखकर और बाकी सभी स्वर शुद्ध, इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम भैरवी की स्वरों को लिखेंगे तो रेगा धानी चारों कोमल है, तो यहाँ पे स्वरों में राग के स्वर में आ जाएंगे रेगा दानी कोमल, अन्य सभी स्वर शुद्ध। इस तरह से आपको स्वर यहाँ पर दिखा देते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग होती है राग में वादी स्वर। तो वादी स्वर राग में कोई एक ऐसा स्वर होता है जो सबसे अधिक गाया जाता है। तो राग में सबसे अधिक गाया जाने वाला स्वर वादी स्वर कहलाता है। संवादी स्वर वादी से कम लेकिन अन्य स्वरों से अधिक गाया जाने वाला स्वर संवादी स्वर कहलाता है। यानी कि वादी हो गया राजा और संवादी हो गया मंत्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन हुआ? राजा। और मंत्री की इंपॉर्टेंस राजा से कम होती है लेकिन अन्य लोगों से अधिक होती है। ऐसे ही राग में सबसे अधिक गाया जाने वाला स्वर वादी स्वर और वादी से कम लेकिन अन्य स्वरों से अधिक गाया जाने वाला स्वर संवादी स्वर कहलाता है। फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग गायन समय। तो गायन समय जो सभी राग अपने एक निश्चित समय में गाए जाते हैं। गाने को तो हम राग को किसी भी समय में गा सकते हैं, कोई भी। जैसे सपोज कीजिए आपका जो कोर्स में पहला राग है वो है भैरव राग। तो भैरव राग का जो समय है वो प्रातः काल का है, यानी कि सुबह के समय गाया जाता है 4 बजे से 7 बजे के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल उसको 4 से 7 के बीच में गाएंगे, हम गा तो उसको पूरे दिन में कभी भी सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा वो अपने समय में गाने में लगता है इतना अच्छा वो किसी और समय में नहीं लगेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए आप किसी मैरिज फंक्शन में गए हैं और वहाँ पे कोई सैड सॉन्ग चला दे डीजे पे, तो क्या होगा कि वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस ओकेजन पे वो सॉन्ग सूट नहीं करेगा। तो ऐसे ही रागों का अपना अपना एक समय होता है। राग अपने समय में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं गाने में और सुनने में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आरोह। तो आरोह आप जानते ही हैं, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। तो सारे गामा पाधा नी सा, ये हो गया आरोह। और अवरोह में जो स्वर प्रयोग किए जाएंगे वो उसके उल्टे हो जाएंगे, सा नी धापा मागा रे सा। तो उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। फिर लास्ट में आता है आपका पकड़। तो पकड़ से राग की पहचान होती है। कैसे? पकड़ स्वरों का ऐसा समूह होता है जिनको गाने से हम राग को पहचान सकते हैं कि यह ये वाला राग गाया जा रहा है। तो आज आप पहले इन हेडिंग्स को अच्छे से देख लीजिए, इनको याद कीजिए, इनका मतलब समझिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको आपके कोर्स का पहला राग भैरव पढ़ाएंगे। तो हर राग में थाट, जाति, स्वर, वादी स्वर, संवादी स्वर, गायन समय, आरोह, अवरोह और पकड़, ये हेडिंग होती हैं। और इन सभी को हम कहते हैं परिचय। ये पूरा क्या हो गया? परिचय। तो जब भी आपको कोई कहेगा कि आप राग का परिचय दीजिए, भैरव राग का परिचय दीजिए, या कोई और दूसरा राग का नाम लेके कहे कि इस राग का परिचय दीजिए, तो आप उसमें उसका थाट, जाति, स्वर, वादी स्वर, संवादी स्वर, गायन समय, आरोह, अवरोह और पकड़ जो है वो बताएंगे। तो आपकी आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम भैरव राग के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसका परिचय पढ़ाएंगे और उसको तैयार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये भी आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में आता है। तो प्रैक्टिकल में 25 से 30 मार्क्स में एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को रख सकता है, और थ्योरी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। 2 टॉपिक ऐसे हैं आपके जो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में आते हैं, ताल और राग। तो इसको अच्छे से याद कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।